वेलकम बैक ऑन सेल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है चैप्टर 1 की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला जा रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो कहने का मतलब यह है, हमने पहले आपको याद होगा जब स्टार्टिंग में थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी, वहाँ पे हमने क्वांटीकरण का सिद्धांत पढ़ाया था, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया था। तो वहाँ पे हमने बात बताया था कि किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी मूल आवेश E है, किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वही मूल आवेश होता है। तो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाए थे। क्यों लगाए थे? क्योंकि आवेश जो है या तो धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे ये बोला जा रहा है कि क्वांटीकृत इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो इसका मतलब ये है किसी वस्तु पर हम आवेश अपने मन मुताबिक नहीं दे सकते हैं। कैसे? जैसे ये वस्तु है, इस पे हम चाहें कि आधा इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश दे दें, या हम चाहें कि हम यहाँ पे 2.5 इलेक्ट्रॉन का कोई आवेश दे दें, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका सिद्धांत है क्या कि हम उस पे पूर्ण गुणज के रूप में ही, उसके मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही आवेश दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूल आवेश माना गया है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बोला जा रहा है बी पार्ट, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय। कहने का मतलब ये है, यदि जब हम बहुत बड़ी वस्तु ले लें, उस बड़ी वस्तु में आवेश हम जब देंगे तो आवेश की मात्रा भी बहुत अधिक हो जाएगी। फिर ठीक है, हम ज़्यादा अधिक आवेश दें। जब आवेश की मात्रा अधिक है तब के लिए बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है बात? व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है जब आवेश की मात्रा बहुत अधिक हो जाए उस समय हम क्वांटीकरण के सिद्धांत की अनदेखी कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब आवेश की मात्रा अधिक होती है तो हमें क्वांटीकरण के सिद्धांत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। कहने का मतलब कैसे समझो, यदि हम कोई छोटी सी वस्तु है, जब छोटी सी वस्तु है, इसमें यही वस्तु ले लो, अच्छा ठीक है यही वस्तु ले लो, यहाँ पे ये सब हटा दो इसे। अब देखो यहाँ पे हमने जो आवेश दिया है वो दिया है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, बहुत आवेश की ये तो बहुत छोटी सी मात्रा है। जब हम इतना आवेश देते हैं तो यहाँ वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकती है या फिर कमी हो सकती है। कहने का मतलब क्या है, इस पर या तो धन आवेश आएगा या फिर ऋण आवेश आएगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो ऋण आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो फिर धन आवेश आएगा। ये हम अपने पहले वीडियो में बता चुके हैं जब थ्योरी पढ़ाई थी। अच्छा, तो यहाँ पे 1 कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 10⁻13। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ से कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। यदि इस पर ऋण आवेश है, 1 माइक्रोकूलम का ऋण आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, इतने इलेक्ट्रॉन इसको दिए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये समझो, जब हमने बहुत आवेश की बहुत छोटी सी मात्रा ले ली, 1 माइक्रोकूलम है, हम जो दैनिक जीवन में जो हम आवेश यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, इसमें तो हम आवेश थोड़ा सा एकदम ऐसा थोड़ा होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पहुँचाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। यदि किसी वायर में कोई धारा फ्लो हो रही है तो वहाँ पे लाखों करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, जब संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वहाँ पर हम क्वांटीकरण का सिद्धांत है, इसकी हम अनदेखी कर सकते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, इसका कंक्लूजन ये निकला है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं। भाई हमारे पास जैसे ये कोई कांच की छड़ है, जब हम इसको, और ये रेशम है, इस रेशम से रगड़ते हैं हम, तब क्या होगा? रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने सबसे पहला वीडियो में सबसे पहली बात यही बोली थी। ठीक है, जब आवेश की खोज हुई थी तब वहाँ पे बताया गया था, जब इसको कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे हैं तो दोनों पर आवेश आ रहा है। बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी दोनों में से किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से दूसरी जगह पर पहुँच गए। ठीक है, अब देखो आगे, दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के
अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, यदि हमारे पास कोई दो उदासीन वस्तु हों, क्या हमारे पास कोई दो उदासीन वस्तु हों जिनमें कोई आवेश नहीं है, तब हम क्या करें, यदि उनको रगड़ें, युग्म हैं, यदि हमारे पास रेशम और कांच है, ये एक युग्म हो गया, ऐसे हमारे पास कोई दूसरा हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब इसको रगड़ रहे हैं तो यहाँ से हो सकता है कि चलो हमने ये कांच की छड़ है, ये क्या है, कांच की छड़ है, तो हमने मान लिया यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए, कहाँ से निकल के, रेशम से निकल के इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए। तो क्या इसमें से यदि 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही तो आएंगे, बात समझ में आ रही है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं छड़ में तो इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, यानी कि दोनों में जो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हुए उनकी संख्या जो है वो बराबर है। तो अब आगे देखो क्या हो रहा है, बोला जा रहा है स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। ठीक है, तो समझो, जैसे हमारे पास ये दो वस्तुएं थी, उदासीन थी, तो रगड़ने के पहले इनका जो कुल आवेश था, तो कुल आवेश कितना था, 0 था। कैसे भाई, कांच की छड़ पे आवेश कितना है, उदासीन है, कोई आवेश नहीं है तो 0 ले लिया। अच्छा, रेशम पे, रेशम भी उदासीन ली हमने, उस पर भी कोई आवेश नहीं है, उसको भी 0 ले लिया। जब इन दोनों का हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, 0 आ गया। अब देखो क्या है, अब हमने यहाँ पे रगड़ दिए, इन दोनों को आपस में रगड़ा, तो छड़, कांच की छड़ में माना कि 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें ऋण आवेश आएगा। ठीक है, तो ऋण आवेश आया, हमने ऋण आवेश यहाँ पे ऋण लगा दिया, माइनस लगा दिया। अच्छा, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन रेशम में कम हो गए तो किसकी अधिकता हुई होगी, इसमें प्रोटॉनों की अधिकता हुई होगी, जिसे हम पहले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश कौन सा आया, ये देखो, यहाँ पे धन आवेश आया रेशम में, तो हमने यहाँ लगा दिया +5। अच्छा, +5 ही क्यों आया, क्योंकि इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन कम हुए ना, तभी तो इसमें 5 ही इलेक्ट्रॉन आए। तो इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा सॉल्व करने पर। तो कहने का मतलब क्या है, रगड़ने के पहले भी आवेश 0 है, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या, कुल आवेश पहले भी 0 है और बाद में भी 0 है, नेट चार्ज। तो इसलिए ये क्या, आवेश संरक्षण का पालन कर रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको जब तक पढ़ो और समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसमें बोला जा रहा है 4 बिंदु आवेश, यहां पे कितने आवेश हैं, यहां पे 4 बिंदु आवेश हैं। ठीक है, तो 4 बिंदु आवेश QA, QB, QC, QD भुजा के 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमारे पास कोई ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, तो पहले हम एक वर्ग को बना लेंगे, 10 सेंटीमीटर जिसकी भुजा, ये हमने वर्ग बना लिया। ठीक है, ये वर्ग बन गया। ये क्या है, A है, ये B है, ये C है और ये D है। ठीक है, तो A पर कौन सा आवेश है, A पर जो आवेश की मात्रा है QA, इस पर जो है 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, यहाँ पे जो आवेश रखा है 2 माइक्रोकूलाम का। ठीक है, अब QB पर कितना आवेश है, B बिंदु पर जो आवेश है QB, उसका मान कितना, उसका मान है -5 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम। और C पर कितना है, C पर है 2 माइक्रोकूलाम, जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है, कितना है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलाम। अच्छा, D पर कितना है, D पर है -5 माइक्रोकूलाम, -5 माइक्रोकूलाम। इसके बाद बोला जा रहा है कि वर्ग के केंद्र पर रखे, वर्ग है इसका जो केंद्र है, ये केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। यहां पे आवेश की मात्रा कितनी है, 1 माइक्रोकूलाम। अच्छा, यहां पे देखो, अब समझो, यहां पे वर्ग में चारों कोनों पे कुछ ना कुछ आवेश रखे हुए हैं, बीच में एक आवेश रखा है, तो यहां पे अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या, हमने पहले बताया था, अलग अलग आवेशों की वजह से लगने वाला जो कुल बल होता है, इनका क्या सम हो जाता है उसमें। ठीक है, पहले बता चुके हैं हम। तो इसमें क्या, इसकी वजह से इस पे बल लगेगा, इसकी वजह से बल लगेगा, इसकी वजह से बल लगेगा, इसकी लगेगा किसमें, जो सेंटर पे रखा है इस पर। ठीक है, तो अब ऐसे थोड़ा सा मोटी भाषा में समझो, जैसे हमारे पास ये कोई वस्तु है, यदि हम इसको 2 न्यूटन के बल से यहाँ खींचें
और 3 न्यूटन के बल से यहाँ खींचे तो वस्तु कहाँ जाएगी, ज़्यादा वाले की तरफ, यानी कि 3 वाले की तरफ। और कितने बल से जाएगी, 1 न्यूटन के बल से, क्योंकि क्या किया 3 - 2 करोगे। अच्छा, यदि यहाँ पे 2 लग रहा है और यहाँ पे भी 2 लगने लगे, दोनों तरफ बल जब समान लगेंगे तो ये क्या वस्तु चलेगी, नहीं चल पाएगी, यानी कि ये अपने सेंटर पे, अपने वहीं पे स्थित रहेगी। अच्छा, अब क्या करें, इसको हम यहाँ से 2 न्यूटन से खींचे, यहाँ से भी 2 न्यूटन से खींचे, अब 2 न्यूटन से यहाँ से भी खींचे और यहाँ से भी खींचे, मतलब चारों तरफ के जो बल हैं वो कैसे हैं, समान है। अच्छा, लेकिन अब क्या कर दें, थोड़ा चेंजेस और कर दें, यहाँ पे 2 न्यूटन है, यहाँ पे भी 2 न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे 5 न्यूटन है। यहाँ पे कैसे खींच रहे हैं, 5 न्यूटन के बल से, और यहाँ कितने से खींच रहे हैं, 5 से। यहाँ दोनों आमने सामने 5 है, यहाँ दोनों आमने सामने 2 है, ठीक है। तो ये वस्तु चलेगी। आपको आंसर समझ में मिल गया होगा। इसका आंसर देखो यहाँ पे क्या है, ये वस्तु कभी भी नहीं चलेगी, वैसे ही काम इसमें होना है। यहाँ पे नेट फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 लगेगा। कैसे, क्योंकि भैया यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, प्लस प्लस में दोनों साइड, ठीक है। तो जितना इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा, इन दोनों, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये इसको यहाँ ढकेलेगा। क्या, यहाँ पे FC, ये इसको यहाँ ढकेलेगा। यहाँ ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 1 है ना, ये 1 है, तो यहाँ पे भी ये क्या है, 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ प्लस, ये भी प्लस, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूर भागेगा, तो इस पे भी बल कितना लगेगा, QA, सॉरी, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों बल बराबर हैं, इसलिए ये कहीं नहीं भागेगा। बल तो लगेंगे, कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो उनका नेट बल है वो 0 है। बल इंडिविजुअल यदि देखोगे अलग अलग तो बल कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका जो नेट बल लगेगा, नेट फोर्स लगेगा, वो 0 लगेगा। ऐसे ही यहाँ पे -5 है, ये प्लस में है, तो एक प्लस एक माइनस को इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये यहाँ भागेगा, यहाँ पे किसकी, FB, और ये यहाँ FD, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल तो फोर्स लग रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ रहे तो पहले कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, यदि हो रहा हो तो। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। इसमें क्या पूछ रहा था, 6 में आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, तो कितना होगा भैया, 0 होगा। अच्छा, यदि आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नेट F नेट का मतलब नेट फोर्स कितना है, यहां पे लगेगा FA माइनस FC। क्यों भाई माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये अपोजिट है इसके, ठीक है। तो यहां पे क्या कर दिया, यहां पे कर दिया FB और इसको कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में -FD। इन सबकी यदि हमको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख दो, FF की 1/4πε0 Q1 Q2। यदि आप माइनस लगा रहे हैं तो वहां पे जब आप चार्ज रखो तो वहां पे चार्ज आप माइनस मत रखना, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपने आप से सॉल्व करें, यदि नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की बात रही तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है। देखो थोड़ा सा इसको रफ कर दें फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला जा रहा है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है। बिल्कुल सही बात है। क्या, यदि हमारे पास कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश इस प्रकार से रखा है, तो इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, वैद्युत बल रेखाएं कैसे पता चलता है, यदि इसके पास हम कोई धन परीक्षण आवेश ले जाएं और धन परीक्षण ये आवेश जिस दिशा में गति करे ये दूर जाएगा। यदि ये ऐसे ऐसे जा रहा है पथ, तो इसका मतलब है कि जो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं वो ऐसे, ये इस तरीके से निकल रही हैं। यदि इसकी गति इस तरह से इसका पथ बने, बात समझ में, इसका यदि गति का पथ जो है वो इस तरीके से बने तो बल रेखाएं भी इस तरीके से होंगी। यदि ऐसा हो तब, बात समझ में आ रही है। अब समझो यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है, ये टूट नहीं सकती, इसके लिए पूछ रहा है, एकाएक नहीं टूट सकती है, मतलब ये एकदम से टूट नहीं सकती है। कैसे? अच्छा, ये बात ये बताओ,
यहाँ से ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकल रही हो, यहाँ पे एकदम से जीरो हो जाए, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मिलता है इसमें क्या मिलता है, Q/R² के प्रोपोर्शनल होता है E। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंटिन्यूस एकदम धीरे धीरे जाके जीरो होगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले यहाँ से ज़्यादा है फिर यहाँ पे एकदम से जीरो हो जाए, फिर थोड़ी देर बाद उठे फिर यहाँ से वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़े, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो होगी जीरो, लेकिन वो धीरे 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 धीरे, और जिस बिंदु पर जीरो हो जाएगी उसके आगे फिर नहीं बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आई? तो ये क्या है, एकाएक टूट नहीं सकती। यदि कोई कण गति कर रहा तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से इतना चार्ज पॉजिटिव जो परीक्षण आवेश है वो गति कर रहा है, ऐसा नहीं होगा इतना दूरी चल लिया उसने फिर यहाँ पे नहीं चल पाएगा, फिर यहाँ पे रख दे वो उठा के उस चार्ज को, फिर वो यहाँ से हो सकता है चलना प्रारंभ कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यदि चलेगा तो एक साथ चलता जाएगा, जब रुकेगा तो फिर रुक ही जाएगा, उसके आगे फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। अच्छा, अब देखो इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है, स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। देखो, इसको पहले हमने थ्योरी में बहुत अच्छे से समझाया था और बताया था, हम फिर से बता देते हैं। इसमें क्या होता है, यदि हमारे पास ये कोई प्लेट है, ठीक है, यहाँ से आवेश इसमें है, धन आवेश है, इसमें भी धन आवेश है, इसमें भी धन आवेश है। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो इस तरीके से निकलेगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। यदि सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही है तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चलो मान लिया यदि काट दें, यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकली, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, इस बिंदु पर काटें। अच्छा, किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, जो ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, यदि हम इस वैद्युत बल रेखा में किसी धन परीक्षण आवेश को छोड़ दें, ये जिस दिशा में गति करे, किसी बिंदु पर हम यदि टेंजेंट इसके स्पर्श रेखा खींचे, किसी भी बिंदु पर यदि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें, इस बिंदु पर खींचें, तो जो स्पर्श रेखा की दिशा होती है वही उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अच्छा, यदि हम ये जो धन परीक्षण आवेश है ये गति करते 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 इधर आ जाए, ये धन परीक्षण आवेश ये इधर आ जाए, इस बिंदु पर है। अच्छा, तो अब इस बिंदु पर हम जो स्पर्श रेखा है वो खींचेंगे, या तो हम स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं या फिर स्पर्श रेखा हम इस तरीके से खींच सकते हैं, क्योंकि जो एक बल रेखा यहाँ से भी तो आ रही है, तो हमारे पास कितनी स्पर्श रेखा हो गई, इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा हो गई। अच्छा, स्पर्श रेखा क्या बताती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अब एक बिंदु पर 2 वैद्युत क्षेत्र कभी संभव नहीं है, किसी बिंदु पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बल रेखा है वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, अच्छा, ये किसके लिए है, ये एक ही आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं के लिए बात कर रहे हैं, इसको समझो। ये बात जो है बुक में नहीं लिखी होती है एकदम स्पष्ट रूप से, और बच्चे डाउट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जब आगे पढ़ाएंगे तो 2 आवेश इस तरीके से होंगे। यदि 2 आवेश, एक आवेश ये है, एक आवेश ये, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुई और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुई, तो ये कट करेंगे। तो ऐसे तो कट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कट कर सकती है। कब? जब दोनों आवेश अलग अलग हों, दोनों आवेश अलग अलग हों। यदि एक ही आवेश से निकलने वाला, यानी ये दोनों, जैसे अच्छा और अच्छे से समझा दें, यदि एक आवेश ये लिया हमने प्लस चार्ज, ऐसा नहीं होगा कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक यहां जा रही है बल रेखा और दूसरी बल रेखा यहां से निकल के ऐसे इसको कट कर दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है यदि एक चार्ज ये है Q1, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकली, और एक चार्ज हमने ये बना दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ से, हाँ, एक चार्ज हमने ये यहाँ बना दिया Q2, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल रही है, इस पॉइंट पर दोनों ने काटा, तो ऐसा संभव है, ये ऐसा संभव है क्योंकि ये चार्ज जो है अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एक ही चार्ज के लिए संभव नहीं है। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, लिखना सॉल्व करना तो ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। यदि कॉन्सेप्ट यदि आपको सही से पता है तो आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उनमें आप फाइट कर सकते हैं।
और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको यदि आपने सॉल्व कर लिया तो बेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है दो बिंदु आवेश QA और QB, QA की जो वैल्यू है वो है 3 माइक्रोकूलाम और QB की जो वैल्यू है वो है -3 माइक्रोकूलाम। ठीक है, तो ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो क्या करें हमने, क्वेश्चन नंबर 8, दो हमारे पास कोई बिंदु आवेश हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये QA है, QA की वैल्यू है 3 माइक्रोकूलाम और इसकी वैल्यू कितनी है QB की, इसकी वैल्यू है -3 माइक्रोकूलाम। देखो क्या करना है हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले हमने कल बताया था माइक्रोकूलाम को हम जब कूलाम में चेंज करेंगे तो 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10⁻⁻⁶। बस इसको हम यहाँ माइक्रो घटाकर पुट कर देंगे उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई में 10⁻⁻⁶। तो ये हमने क्या किया, ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। ये क्यों कर लेते हैं हम पहले बता चुके हैं, 10⁻⁻⁶ यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है भैया, अब हमने क्या कर लिया, अब ठीक है। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर। कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻², 10⁻⁻², ये क्या हो जाएगा मीटर में। ये इसको भी जो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट है उसको भी हमने ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया। ठीक है, अब आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है जो इसका ए पार्ट है उस पर बोला जा रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। यानी कि इस रेखा, ये जो रेखा दोनों आवेशों मिलाने वाली है इसके सेंटर पॉइंट पर ये बिंदु O है, इस बिंदु पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस बिंदु पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बतानी है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो यहाँ पे बिंदु O पर इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। ये क्या है, EA है, ये क्या है, EA है। अच्छा, अब देखो ये आवेश माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, उसके अंदर आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस बिंदु पर, O बिंदु पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये हो जाएगा EB। तो E नेट निकालना है हमको, तो E नेट कैसे निकालेंगे, E नेट बराबर हो जाएगा EA प्लस EB। कैसे, नहीं समझ में आया, समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे ये कोई वस्तु है, बॉडी है, इस बॉडी पे हम यहाँ पे खींचे 2 न्यूटन के बल से और एक और इसी डायरेक्शन में दूसरा आदमी खींच रहा हो, वो खींच रहा हो 5 न्यूटन के बल से। ठीक है, दोनों जब सेम डायरेक्शन है, वो फोर्सेज डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे, उसका एडिशन कर देंगे। यानी कि टोटल कितने बल से ये वस्तु यहाँ जा रही होगी, 7 न्यूटन से। आपने क्या किया, 5 + 2 कर दिया। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, EA की डायरेक्शन भी यही है और EB की भी डायरेक्शन यही है। तो इस बिंदु पर जो नेट बल लग रहा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो होता है, पहले पढ़ा चुके हैं इस बात को। ठीक है, तो इस बिंदु पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी क्या होगा, ये और साथ में ये, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो उनका एडिशन हो जाएगा। हमने इस तरीके से एडिशन लिख दिया। और E का हम फॉर्मूला जानते हैं 1/4πε0 Q/r²। तो यानी कि इसके लिए 1/4πε0 और इसके लिए 1/4πε0, दोनों के लिए जब बराबर होगा तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि 1/4πε0 और अंदर क्या हो जाएगा, Q1/r1²। ठीक है, Q/r² होता ना। अच्छा, अब EB के लिए बात आई, तो EB के लिए अच्छा यहाँ पे 1 की जगह हम QA कर दो। ठीक है, अच्छा लगेगा क्योंकि हमने यहाँ पे QA लिया है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा QB अकेला, QB/r²। देखो यहाँ पे क्या होना है, अब यहाँ पर आवेश 3 है और यहाँ पे आवेश भी 3 है, 3 है। ठीक है, साथ में 10⁻⁻⁶ भी है। ठीक है, अब देखो R कितना है, हम क्या करते हैं, यदि हम जानते हैं पहले से, यदि हमारे पास आवेश ये है और हमें इस बिंदु पर निकालना हो तीव्रता, तो R क्या होती है, इस आवेश से इस बिंदु के बीच की दूरी होती है, ये पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे आवेश ये है और इसकी वजह से हमें इस बिंदु पर पॉइंट पर निकालनी है तीव्रता। इसकी दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इसकी आधी हो जाएगी। बात समझ में आ रही, तो ये 20 है पूरा यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, हमें आधा करना है तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगी, 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता है, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ पहले से बता रहे हैं चिल्ला के। ठीक है,
क्यू ए की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू की पावर -6। अब बात आ गई आर की, आर यहाँ से यहाँ कितनी है, इसकी आधी कर दो, यानी 20 की आधी 10 हो जाएगा। तो 10 टू की पावर इंटू 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर कर दी। अब प्लस लगाओ, प्लस की बात क्या हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्यू बी की कितनी है 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3 इंटू 10 टू की पावर -6। और आर जितना यहाँ से इसकी दूरी है उतनी दूरी इसकी यहाँ से ये बिंदु ओ की उतनी ही दूरी इस वाले आवेश से सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10 इंटू 10 टू की पावर -2। देखो ये क्या किया समझ में नहीं आ रहा हो, जैसे हमारे पास ये है, हमने मीटर में बदला, यदि हमारे पास मान ला सेंटीमीटर में था, ये सेंटीमीटर में था, तो यदि इतनी दूरी होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी ना, 10 कितनी होगी, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ लिख देते हैं 20 का आधा, 20 सेंटीमीटर का आधा कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। और 10 सेंटीमीटर को अब हमें बदलना हो किस में, मीटर में, तो क्या कर देंगे, तो 10 टू की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू की पावर -2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा किस में, मीटर में। तो वही ये हुआ है आधा, बात समझ में आ रही। वैसे ही यहाँ पे हो गया है सेम यहाँ पे। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, स्क्वायर, इसको 10 की पावर 1 प्लस में, इसकी -2 है, तो जब इसको सॉल्व करोगे ये +1 ये -2, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे हो जाएगा यहाँ पे 10 की पावर -1, ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम वही हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर +1, यहाँ पे 10 की पावर -2, जब सॉल्व करोगे इसकी पावरों को तो 10 की पावर -1, ये इसके स्क्वायर हो गया। जब इसको स्क्वायर करोगे 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की पावर -2 हो गया। अच्छा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, यहाँ पे भी 10 की पावर -2। जब ये -2 ऊपर जाएगा, -2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10 की पावर -4। जब 10 की पावर -2 ऊपर जाती है तो पावर हमारी उसकी जो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 की पावर -4। अब इसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर -4, 10 की पावर, ये पूरा दोनों सेम है तो ये जुड़ ऐड हो जाएगा, इनका ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। तो ऐसे लिखेंगे 9 इंटू 10 टू की पावर 9 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसका करने पे 6 इंटू 10 टू की पावर -4। ये ब्रैकेट हटा दो भैया, हटा दिया ब्रैकेट। अच्छा 9 छक 54, यहाँ पे 54, 10 टू की पावर 9 और 10 की पावर यहाँ पे -4, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। देखो यहाँ पे 10 की +9 है, यहाँ पे -4 है, तो जब सॉल्व करोगे पावर हम जानते हैं गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे +9 यहाँ पे -4, तो कितना आएगा 10 की पावर 5। यदि हम यहाँ पे पॉइंट लगा दें तो यहाँ पे क्या एक पावर बढ़ जाएगी, यदि हम पॉइंट लगा दें तो। क्यों, अच्छा अब हमें पॉइंट हटा दें तो हमें पहले जैसा मिल जाना चाहिए, तो हम यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, 10 बन जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो हमें वापस 10 की पावर 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसलिए लिख दिया हमने इसको ऐसे क्योंकि आंसर को मैच कराना है। ठीक है, तो ये क्या आई हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, क्या आई है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी मात्रा क्या होगा न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, अब देखो इसके आगे जो पार्ट है क्या है, आगे बोला जा रहा है सेकंड पार्ट में, स्पष्ट कीजिए कि 2/8 था ना, यदि 1.5 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलाम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। अब देखो भैया इसको जल्दी से, ई की वैल्यू कितनी आई, ई की वैल्यू उसको लिख लो यहीं पे, ये लिखी है, इसको छोड़ देते हैं, ई की वैल्यू को, ये आया। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है यदि यहां पर कोई हम एक परीक्षण आवेश को लाएं ऋणात्मक, कौन सा ऋणात्मक परीक्षण आवेश, चलो इसको हम हटा देते हैं, इसको समझ चुके हो आप लोग पहले, यहां पे माइनस चार्ज कोई ले आए। अब यहां पे इस माइनस चार्ज की वैल्यू कितनी दी गई है, इसकी जो वैल्यू है वो है 1.5 इंटू 10 टू की पावर -9, 1.5 इंटू 10 टू की पावर -9 कूलाम। जब ये आवेश यहाँ रख दोगे,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है और हम पढ़ चुके हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई आवेश कुछ नहीं है, हमें यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है वहां पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे यदि आप कोई आवेश लाओगे तो वो आवेश ये बल का अनुभव करता है। इसको हमने बहुत डिटेल में बता दिया जब विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो वो आवेश बल का अनुभव करता है उस क्षेत्र में। तो वैसे ही यहाँ पे बोला जा रहा है, यदि हमारे पास ये क्षेत्र पता चल गया, विद्युत क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है, इस बिंदु पर, तो यदि यहाँ पे यदि हम आवेश लाएं तो ये आवेश कितने बल का अनुभव करेगा, तो हमें बल निकालना है। और हम फॉर्मूला जानते हैं, F बराबर कितना होता है, Q इंटू ई। F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। Q की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू यहाँ लिख दो, 1.5 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, और इसकी वैल्यू कितनी है, ई की जो हमने निकाली, इस बिंदु पर ई कितना आ रहा है, इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर ई इतना आ रहा है, क्योंकि आवेश को भी तो हम इसी बिंदु पर रख रहे हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर आवेश रख रहे हैं तो उसी बिंदु की हमें तीव्रता पता होना चाहिए। यदि हम थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे तो इसकी तीव्रता बदल जाएगी, अलग अलग बिंदुओं पर तीव्रता अलग अलग होती है। अच्छा, अब देखो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। अच्छा, Q का क्या होता है, मात्रक कूलाम होता है, और E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। तो कूलाम से कूलाम कैंसिल, तो यहाँ पे फोर्स की जो यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन आ जाएगी। आप लोग इसको सॉल्व करना, आंसर कितना है इसका, आंसर आ रहा है 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखो ये हमें पता तो चल गया बल इसमें इतना लगेगा, लेकिन ये बल किस दिशा में लगेगा, हमें इसकी डायरेक्शन पता करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था पहले से, और हमने यहाँ पे लेकर कौन सा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपोजिट नेचर के हैं, तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ये वाला जो चार्ज है परीक्षा, इस पे बल इस दिशा में लगेगा। तो जब इस दिशा में लगेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, F की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, O से A। F की जो दिशा है, जो बल है वो किस दिशा में लगेगा, O से A, OA की दिशा में बल लगेगा, ठीक है। यदि ऐसे नहीं लिखना है तो कैसे लिख दो, आवेश यहाँ चार्ज कितना है, माइनस है, तो हमने यहाँ पे चार्ज की वैल्यू माइनस में आए ना, ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे वैल्यू माइनस है, यहाँ पे माइनस रखोगे, माइनस हो गया, तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। जब इसका माइनस में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये O बिंदु है, ये ऐसा बना है, तो हम देखते हैं जो मूल बिंदु होता है उसके इस तरफ कोई 0 पॉइंट है, उसके इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, नेगेटिव डायरेक्शन होती है। आंसर यदि नेगेटिव में आ रहा है तो हम बता देंगे इस तरफ की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। बने रहिए हमारे चैनल CL स्टडी में। थैंक यू सो मच।